सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू स्टूडेंट है तो। फिर शुरू करेंगे हम आज का रोमांचक सफ़र। सबको गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। भाई आप चैनल सब्सक्राइब करने पर ध्यान दीजिए थोड़ा। चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बिना कमेंट किए चले जाते हैं। कमेंट करके बताया करें कि क्लास कैसी थी। आप बताते नहीं हो, कुछ स्टूडेंट हैं वो ही कमेंट करते हैं, आप कमेंट नहीं करते हो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो भी क्लास अटेंड करते हो, क्लास अटेंड करने के बाद में बताया करें कि क्लास कैसी थी, कुछ कमी थी या कुछ अच्छा ही लगी आपको, तो क्लास में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत में कंपोस्ट बनाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। भारत में कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, तो खाद का पूछा है। भारत में कंपोस्ट बनाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है बतानी है आपको। ऑप्शन ए है हमारी एडको, ऑप्शन बी है बेंगलोर, सी है इंदौर और डी है हमारी ट्रेंच। बताइए जल्दी से, कंपोस्ट बनाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है। ए बी सी डी। जिसने बी जवाब दिया है बेंगलोर, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में कंपोस्ट बनाने की जो सबसे प्रचलित विधि है वो विधि बेंगलोर विधि है। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट होता है विशेष रूप से सड़ी गली पत्तियों और फल के छिलकों और घास फूस और गोबर को मिलाकर सड़ाकर डिकम्पोज करके एक खाद तैयार की जाती है बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, और उसमें पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी फसल की गुणवत्ता को और उपज को बढ़ाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके की स्थापना किस कमेटी के सुझावों पर की गई। कृषि विज्ञान केंद्र केवीके जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में फार्म साइंस सेंटर बोलते हैं, होता है पर बोलता कोई नहीं, सब केवीके ही बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा केसी मेहता, ऑप्शन बी है मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता और ऑप्शन डी है हमारा DR मेहता कमेटी। बताइए जल्दी से, कृषि विज्ञान केंद्र ये सवाल पूछा जाता है प्री पीजी में तो कई बार आ चुका है, जो एमएससी का एग्जाम होता है उसमें कई बार आ चुका है। ये सवाल पूछा जाता है बार बार कि किस लिए, किसने कहा था ये, कि किसने सुझाव दिया था। बिल्कुल सही जवाब है, जिसने ऑप्शन जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला मोहन सिंह मेहता, बिल्कुल सही जवाब है। जो कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का श्रेय जाता है या सुझाव जाता है, वो सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले मोहन सिंह मेहता ने दिया था। मोहन सिंह मेहता और उनकी कमेटी ने दिया था। और कृषि विज्ञान केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया था, तो 1974 में पांडिचेरी में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? 1974 में पांडिचेरी के अंदर खोला गया था, पांडिचेरी तमिलनाडु। और फिर अगर आपसे राजस्थान का पूछ ले तो राजस्थान का सबसे पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो खोला गया था 1976 के अंदर, फतेहपुर सीकर के अंदर। 1976 के अंदर खोला गया था पहला कृषि विज्ञान केंद्र, फतेहपुर सीकर के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आप। देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि मौसम विज्ञान निदेशालय या महानिदेशालय कहाँ स्थित है। भारत में कृषि मौसम विज्ञान महानिदेशालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी है हमारा देहरादून। बताइए जल्दी से, दिल्ली, पुणे, नागपुर या देहरादून। भारत में कृषि मौसम विज्ञान निदेशालय या महानिदेशालय, जिसने बी जवाब दिया है पुणे, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय मौसम विज्ञान महानिदेशालय या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अगर पूछ ले तो दोनों ही एक ही चीज़ है। कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पर ये स्थित है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बोने गेहूँ की किस्मों को लाने का श्रेय जाता है। जो भारत में बोनी गेहूँ का आगमन हुआ है, पहले भारत में जो गेहूँ होता था उसकी जो लंबाई होती थी वो बोनी नहीं होती थी, कम नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। जितनी ज्वार और बाजरा की आप देखते हो आज, उतनी ही होती थी। तो फिर क्या, फिर उस समय उनका उत्पादन कम होता था। तो एक साइंटिस्ट थे जो बाहर गए थे किसी रिसर्च के काम से, और वहाँ उन्होंने इस बोने गेहूँ को देखा और फिर वो वहाँ से उस गेहूँ को यहाँ भारत में लाए। तो अब आपको बताना है कौन से वो वैज्ञानिक थे, कौन महान हस्ती थी। ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग या NE बोरलॉग, ऑप्शन बी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है डॉक्टर सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी है डॉक्टर VP पाल। बताइए जल्दी से कौन होंगे? NE बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, सुब्रमण्यम या VP पाल। ABCD ही जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो भारत में बोने गेहूं को लाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। अब देखिए इससे जुड़ी जानकारी
दे देता हूँ आपको। और देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, अगर विश्व में पूछ ले आपसे तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में पूछ ले तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन निजी जिंदगी में भी बहुत अच्छे मित्र थे, और इन दोनों ने ही मिलकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में क्या किया था, काम किया था, रिसर्च किया था, और बोने गेहूं को क्या किया था, विकसित किया था। बोने गेहूं को भारत के अंदर देसी किस्मों के साथ विकसित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, विकसित तो पहले ही था, लेकिन भारत में रिसर्च दोनों ने साथ में मिलकर किया था। जब भारत में विकसित किया था तो दोनों को श्रेय जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट है। भारत में मिरेकल राइस का दर्जा किस धान की किस्म को प्राप्त है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा TN फर्स्ट और IR8, ऑप्शन बी पद्मा, सी जया, और ऑप्शन डी है हमारा जगन्नाथ। बताइए, भारत में मिरेकल राइस का दर्जा किस किस्म को प्राप्त है, बताना है आपको। भारत में मिरेकल राइस किस किस्म को प्राप्त है? मिरेकल राइस का दर्जा, मिरेकल राइस का मतलब होता है जादुई चावल। क्या है? जादुई चावल बोलते हैं मिरेकल राइस को। ऑप्शन ए TN फर्स्ट और IR8, पद्मा, जया और जगन्नाथ। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है TN फर्स्ट और IR8 बिल्कुल सही जवाब है। जो मिरेकल राइस है वो क्या है, TN फर्स्ट और IR8 जो है उनको मिरेकल राइस के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट है, भारत में जाइगोग्रामा बाइकलराटा मित्र कीट का प्रयोग किस खरपतवार को नष्ट करने में किया जा रहा है? यानी जो जाइगोग्रामा बाइकलराटा है वो एक प्रकार का कीट है, किसान मित्र कीट है, और वो इनमें से किस खरपतवार को खाता है या नष्ट करता है, या किस खरपतवार को भोजन के रूप में ग्रहण करता है? ऑप्शन ए है हमारा नागफनी, ऑप्शन बी है हमारा लेंटाना कैमरा, ऑप्शन सी है गाजर घास, और ऑप्शन डी है हमारा जलकुंभी। बताइए जल्दी से, भारत में जाइगोग्रामा बाइकलराटा मित्र कीट कौन सी खरपतवार को नष्ट करता है या खाता है? जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है गाजर घास, बिल्कुल सही जवाब है। जो गाजर घास होता है वो भोजन होता है, किसका होता है? जाइगोग्रामा बाइकलराटा नाम का एक मित्र कीट होता है। और गाजर घास को हम किस नाम से जानते हैं? गाजर घास को कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होता है। सफ़ेद कलर के इसमें फूल आते हैं, और इसके जो पौधे के संपर्क में अगर मनुष्य की चमड़ी आ जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, खुजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए लुधियाना में, बी हैदराबाद में, सी पंतनगर में, और डी दिल्ली में। बताइए जल्दी से, लुधियाना में, हैदराबाद में, पंतनगर में, या फिर दिल्ली में? लुधियाना में, हैदराबाद में, पंतनगर में, या दिल्ली में? जिसने जवाब दिया है पंतनगर, सी वाला जवाब जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पंतनगर में हुई थी। और जब पंतनगर, उस समय पंतनगर उत्तर प्रदेश में था, लेकिन आज पंतनगर कहाँ पर है? पंतनगर उत्तराखंड में है। जो उत्तरांचल था उसी का नाम करके फिर क्या कर दिया, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। अगला सवाल क्या पूछा है देखिए, भारत का सबसे ज़्यादा मोट उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे ज़्यादा मोट उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है हमारा राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। बताइए जल्दी से, सबसे ज़्यादा मोट कहाँ पर होता है राजस्थान में? ABCD। जिसने राजस्थान जवाब दिया है, धरती धोरारी राजस्थान जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। भारत का जो सबसे ज़्यादा मोट उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा मोट उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान को माना जाता है। ठीक है, अब राजस्थान में भी आपसे पूछ ले तो बीकानेर इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? बीकानेर। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा मोट का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? बीकानेर जिले के अंदर होता है। और इससे जुड़ी एक बात बता देता हूँ आपको कि बीकानेर में क्यों होता है मोट का उत्पादन। आपने कभी बीकानेरी भुजिया तो खाई होगी, तो वो जो बीकानेरी भुजिया बनी होती है वो बेसन की नहीं बनी होती है, वो बनी होती है मोठ की। किसकी बनी होती है? मोठ की बनी होती है। और वहाँ पर जो पैदा होने वाला मोठ होता है उससे क्या बनाई जाती है? लगभग 90% से क्या बनाई जाती है? नमकीन बनाई जाती है। तो नमकीन या वो भुजिया आती है जो बीकानेरी भुजिया, वो बनाई जाती है, और इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अगर नमकीन के इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले जो नमकीन का इन्वेंशन हुआ था या आविष्कार हुआ था वो लगभग आज से 250 से 300 साल पहले हुआ था। महाराजा राव बीका के समय हुआ था। उस समय सबसे पहले जो नमकीन बनाई गई थी वो बीकानेरी भुजिया ही थी।
फिर उस बीकानेरी भुजिया के बाद में बहुत सारी मिक्सर, नमकीन और आप आज जानते हो कि किन किन प्रकार की आती है। तो ये सब बाद में उत्पादित हुई थी। चलिए एक जानकारी थी देनी थी आपको, दे दी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? ऑप्शन ए है गेहूं, बी बाजरा, सी चावल और डी सभी। गेहूं, बाजरा, चावल या सभी, क्या होगा इसका जवाब? कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? जवाब दीजिए, ए, बी, सी या डी। जिसने दिया है सही जवाब सभी, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं, बाजरा और चावल तीनों की तीनों क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं। तीनों की तीनों कौन सी फसलें हैं? तीनों की तीनों ही खाद्यान्न फसलों में गिनी जाती है। तो तीनों ही फसलें क्या हैं? खाद्यान्न फसलें हैं। नहीं है की जगह है आएगा यहाँ पर। कौन सी खाद्यान्न फसल है? तो सभी है खाद्यान्न फसल। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है? सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, सी नेपाल और डी अमेरिका। भारत, चीन, नेपाल और अमेरिका, बताइए जल्दी से कौन सा देश सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान माना जाता है? भारत, चीन, नेपाल या अमेरिका, बताइए जल्दी से। निम्न में से कौन सा देश सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान माना जाता है? जिसने जवाब दिया है चीन, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा देश सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान माना जाता है? चीन। चीन है वो सोयाबीन का क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला सवाल देखिए, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान पूछा, क्योंकि सोयाबीन और मूंगफली का उत्पत्ति स्थान बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इनका उत्पत्ति स्थान भारत नहीं है। इसलिए आप तुक्के लगाकर भारत कर देते हो और वो गलत हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान बताइए, भारत, ब्राजील, अमेरिका या चीन। मूंगफली का भारत, ब्राजील, अमेरिका या चीन। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है ब्राजील, बिल्कुल सही जवाब है। मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है या एरेकिस हाइपोजिया का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो चीन को माना जाता है। किसको माना? सोयाबीन, ब्राजील को माना जाता है। और जो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो किसको माना जाता है? चीन को माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शीत ऋतु में किन विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? कल बताया था मैंने क्लास में। क्वेश्चन पूछा है, शीत ऋतु में किन विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? अब देखिए कौन कौन सा है विक्षोभ यहाँ पर। पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी से आने वाला विक्षोभ या फिर अरब सागर से आने वाला विक्षोभ, बताइए जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर इसके बारे में कुछ और सवाल बताऊंगा आपको। ए, बी, सी, डी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, बिल्कुल सही जवाब है। जो शीत ऋतु में जो विक्षोभ होता है वो पश्चिमी विक्षोभ होता है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है? शीत ऋतु में बरसात होती है। और जो शीत ऋतु में बरसात होती है उस बरसात को हम मावट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। उसको इंग्लिश में भी मावट ही बोलते हैं, MAVATH, मावट। ठीक है, तो ये सवाल पीछे जेट में एक बार पूछा गया है, एक बार जेट में आया हुआ है कि जो बरसात होती है, मावट की वर्षा होती है या सर्दियों की वर्षा होती है, वो किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और अगर मानसून की वर्षा आपसे पूछ ले कि मानसून की वर्षा किसके कारण होती है, तो पूरे भारत में ही जो मानसून की वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। कैसे होती है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम में क्या है? दक्षिण पश्चिम में हमारे हिंद महासागर आता है और हिंद महासागर के कारण ही क्या होता है? बरसात होती है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर मानसून का निर्माण होता है और फिर वो ट्रेवल करते हुए 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। अभी केरल के अंदर प्रवेश कर चुका है, आज तारीख लगभग 5 जून है आज, तो 1 जून के अंदर वो केरल में प्रवेश कर चुका है। बरसात होते होते पूरा भारत को वो बरसात वितरित करते 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 1.5-2 महीने तक बरसात करेगा। तो इस प्रकार से प्रोसेस होता है बरसात का। अगला सवाल देखिए क्या है, सबसे अधिक वसा किस फसल में पाई जाती है? सबसे अधिक वसा किस फसल में पाई जाती है? AAO 2018 का क्वेश्चन है ये। बाजरा, चावल, ज्वार या फिर गेहूं, बताइए सबसे अधिक वसा किस फसल में पाई जाती है? बाजरा, चावल, ज्वार या फिर गेहूं। वसा पूछी है आपको सबसे ज़्यादा। जिसने जवाब दिया है बाजरा, फैट परसेंट, बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है वो किस खाद्यान्न फसल में पाई जाती है? खाद्यान्न फसल का अगर पूछी जाए आपसे तो बाजरा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक वसा किस में पाई जाएगी? बाजरा की फसल में पाई जाएगी।
और अगर कार्बोहाइड्रेट पूछ ले, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा जवार में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? जवार के अंदर पाया जाएगा सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। विश्व में सबसे अधिक पशु संपदा पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक पशु संपदा पाई जाती है। ऑप्शन ए है हमारा रूस, बी है चीन, सी कनाडा और डी भारत। बताइए विश्व में सबसे अधिक पशु संपदा कहाँ पाई जाती है? रूस में, चीन में, कनाडा में या फिर भारत में? जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है भारत, बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे अधिक पशु संपदा पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? सबसे अधिक पशु संपदा भारत में पाई जाती है। भारत में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, फिर उसके बाद में गधा, फिर उसके बाद में घोड़ा, खच्चर, ये जितने भी हैं ये सब पशु संपदा के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखिए, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन ए है हमारा सुक्रोज, बी है फ्रुक्टोज, सी है माल्टोज और डी है हमारा ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बताइए जल्दी से। सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या फिर ग्लूकोज? ए, बी, सी या फिर डी? जिसने सुक्रोज जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? गन्ने में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड और बता दूं कि जब गन्ने के अंदर हम नाइट्रोजन की मात्रा को संतुलित मात्रा में डालते हैं तो सुक्रोज मेंटेन रहता है, लेकिन अगर हम मात्रा कम डाल देते हैं तो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती है, गन्ने की पौधों की वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती है। और अगर हम नाइट्रोजन की मात्रा को ज़्यादा डाल देते हैं तो जो सुक्रोज होता है हमारा, जो हमारा सुक्रोज होता है वो सुक्रोज क्या हो जाता है? उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, जो गन्ना बनता है या उत्पादित होता है वो या पैदा होता है, उसमें सुक्रोज की मात्रा बहुत कम होती है या फिर वो मीठा नहीं होता, हल्का कड़वापन लगता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या करती है? गन्ने में सुक्रोज की मात्रा को प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा तत्व शर्करा की मात्रा को या गन्ने में शर्करा की मात्रा को प्रभावित करेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ही उसमें क्या करेगी? कम होगा तो वानस्पतिक वृद्धि कम होगी और ज़्यादा होगा तो सुक्रोज कम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बार बार बताते रहता हूं और जिस प्रकार से आपकी परफॉर्मेंस मैंने देखी है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आप लगभग 80% एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। ये मेरा आशीर्वाद है आप सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है। निम्न में से वायु क्षरण का रूप है। यहाँ पर वायु क्षरण का रूप पूछा है। ऑप्शन ए उछलने या उच्छलन, ऑप्शन बी है निलंबन, ऑप्शन सी है हमारा सतह सर्पण और ऑप्शन डी है सभी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से और कम समय में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। बताइए जल्दी से, निम्न में से वायु क्षरण का रूप है उछलने, निलंबन, सतह सर्पण या फिर सभी? तीनों में से ए बी सी डी, ए बी सी डी, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब। थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। उछलने, निलंबन, सतह सर्पण, सभी जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। वायु क्षरण का जो रूप है वो तीनों ही वायु क्षरण के रूप माने जाते हैं। अब देखिए क्या होता है इन तीनों में। जो हमारा वायु क्षरण होता है उसमें क्या होता है, वायु के द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वायु क्षरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके तीन रूप होते हैं। एक होता है उछलने या उच्छलन के नाम से जाना जाता है, दूसरा होता है हमारा निलंबन और तीसरा होता है हमारा सतह सर्पण। जो उच्छलन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो 0.5 मिलीमीटर आकार से छोटे कण होते हैं, 0.5 मिलीमीटर आकार से जो छोटे कण होते हैं वो क्या करते हैं, हवा से एक स्थान से उछलते हैं और दूसरे स्थान पर जाके गिर जाते हैं। जैसे यहाँ से उछले और यहाँ जाकर गिर गए, तो वो क्या करते हैं, वायुकण अपने स्थान से दूसरे स्थान पर उछलते उछलते जाते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है उछलन। एक होता है निलंबन। निलंबन में क्या होता है कि जो 0.1 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण होते हैं, जो 0.1 मिलीमीटर से भी छोटे कण होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हवा के अंदर लटके रहते हैं। मृदा के कण होते हैं वो क्या करते हैं, हवा के अंदर लटके रहते हैं और
कभी आपने देखा होगा किसी अंधेरे कमरे में अगर कहीं से रोशनी आ रही होती है तो वहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और डॉट डॉट दिखाई देते हैं। वो क्या होते हैं? वो कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ मृदा के कण होते हैं, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत दिनों तक कमरा जब बंद पड़ा रहता है तो उसमें धूल जम जाती है। तो वो धूल क्या होती है? वो धूल यही तो होती है कि जो छोटे कण होते हैं निलंबन फॉर्म में जो हवा में लटके रहते हैं, वो हवा के दबाव के कारण क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। तो ये हो गया निलंबन। अब तीसरा होता है सतह सर्पण। सतह सर्पण में जो 0.5 मिलीमीटर से बड़े कण होते हैं, देखिए इसमें क्या था? 0.5 मिलीमीटर से छोटा था, इसमें था 0.1 मिलीमीटर से छोटा, 0.1 मिलीमीटर से और 0.5 मिलीमीटर के जो बीच का तो जो कण था वो इसके अंदर था, और 0.1 से जो छोटा था वो निलंबन में था, वो हवा में लटका हुआ था। अब 0.5 से जो बड़ा है वो है सतह सर्पण। उसमें क्या होता है कि जब हवा चलती है तो जो मृदा के कण होते हैं वो हवा के साथ उठ तो नहीं पाते, लेकिन जैसे ही हवा चलती है तो उसके दबाव के कारण घिसते हुए सतह पर रेंगते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये तीनों ही फॉर्म थी। कभी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे इसके अलग से, तब आप आराम से आपको विस्तार से समझाऊंगा मैं, अभी समय नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल है। निम्न में से नकदी फसल है। ऑप्शन ए है हमारा कपास, बी है आलू, सी है गन्ना और डी है उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, निम्न में से नकदी फसल है कपास, आलू, गन्ना या उपरोक्त सभी। जिसने जवाब दिया है डी वाला उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारी कपास, आलू और गन्ना फसल है वो नकदी फसलें हैं। तीनों ही फसलें नकदी फसलें कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या पूछा है, डीएपी में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा। डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा तो आपने बहुत बार बताई है, फास्फोरस की बताइए आज कितनी होगी। 12%, 46%, 16% या फिर 18%। बताइए डीएपी में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा 12, 46, 16 या फिर 18%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने 46 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो डीएपी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फास्फेट। उसमें दो प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक होता है नाइट्रोजन और एक होता है फोस्फोरस। जो नाइट्रोजन होता है वो 18% होता है, जो फोस्फोरस होता है वो 46% होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल माने गए हैं और आता भी है ये सवाल, क्योंकि इसमें दो प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पूछ सकता है। और इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसका उपयोग हमेशा बीज की बुआई करते समय बीज के साथ मिलाकर किया जाता है। ये भूरे रंग का दानेदार पदार्थ होता है। तो वहां पर सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, भूरे रंग का दानेदार पदार्थ जो उर्वरक होता है और जिसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों तत्व उपलब्ध होते हैं कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डाई अमोनियम फॉस्फेट। आपको अगर सही जवाब आता है तो वो क्वेश्चन कैसे ही पूछ ले आपसे, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी उस समय और आप आंसर सही कर लोगे। और लेकिन अगर आपको सवाल नहीं आता है, आपने लेक्चर्स कम अटेंड किए हैं, सुने नहीं हैं, या थ्योरी कम पढ़ी है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नहीं होगी प्रॉब्लम। आप सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल की फसल को किस मौसम में उगाया जाता है? तिल की फसल को किस मौसम में उगाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा रबी, बी खरीफ, सी जायद और डी झूमिंग। बताइए तिल की फसल को किस मौसम में उगाया जाता है? तिल की फसल को किस मौसम में उगाया जाता है? बताइए रबी, खरीफ, जायद या झूमिंग। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है, तिल की फसल को रबी खरीफ में उगाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। जो तिल की हमारी फसल होती है, तिल का वैज्ञानिक नाम होता है जो तिल का कुल होता है वो कुल होता है पेडिलिएसी। क्या होता है? पेडिलिएसी होता है। इसको सीसियम के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर एक बीमारी होती है फोइलिडी। कौन सी बीमारी होती है? फोइलिडी बीमारी होती है, वायरस के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाली डिजीज है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल पूछा है, हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ऑप्शन ए है हमारा Zn, ऑप्शन बी है Fe, ऑप्शन सी है Cu यानी कॉपर और ऑप्शन डी है Mn यानी मैग्नीज। हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक तत्व बताना है आपको, कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक तत्व बताइए, ए, बी, सी या डी। हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक तत्व Zn, Fe, Cu या फिर Mn। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है Fe, हीमोग्लोबिन के लिए Fe को आयरन बोलते हैं या लौह तत्व भी बोला जाता है। तो जो लौह तत्व Fe या आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है, हीमोग्लोबिन निर्माण में मदद करता है। अगला सवाल देखिए, हीमोग्लोबिन लेक हीमोग्लोबिन दोनों एक ही
चीज़ नहीं है, अलग अलग है दोनों। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है और लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है पौधों की जड़ों के अंदर, जो राइजोबियम में सहायक होता है, राइजोबियम के साथ वृद्धि करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, गंवार में गम या गोंद की मात्रा। गंवार होता है, आप सब लोग जानते हो गंवार क्या होता है, कभी फली खाई होगी गंवार की, सब्जी के रूप में खाते हैं। तो सब्जी के अलावा इसका और भी उपयोग होता है। गंवार में गम की मात्रा 33%, 3.4%, 23% या 3.2%। बताइए जल्दी से, गंवार में गम की गोंद की मात्रा। गंवार में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी के कारण गंवार की गुणवत्ता को मापा जाता है। जितना ज़्यादा गम या गोंद होगा गंवार उतना ही महंगा होगा। जिसने जवाब दिया है 33%, बिल्कुल सही जवाब है। जो गंवार में गम या गोंद की मात्रा होती है वो कितनी होती है? वो 33% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 33% पाई जाती है। और जो इसके अंदर गम पाया जाता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है, देखो, हेयर जेल बनाने में। जो बालों पर हम जेल लगाते हैं उस जेल में किया जाता है। जो आप क्रीम लगाते हो बहुत सारी, गोरे होने की या काले होने की या भूरे होने की या सफ़ेद होने की, जो भी क्रीम लगाते हो आप, उसमें भी गंवार का उपयोग किया जाता है। और जितनी भी कॉस्मेटिक चीज़ें आती हैं उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गंवार के अंदर कुछ विस्फोटक गुण भी पाए जाते हैं, कुछ विस्फोटक गुण भी पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अगला सवाल क्या है। भारत का सब्जियों के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का सब्जियों के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है हमारा पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है हमारा चौथा। बताइए जल्दी से, भारत का सब्जियों के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का सब्जी उत्पादन में विश्व में बताना स्थान। पहला दूसरा पहला नहीं है, सब्जी और फल दोनों के। ये क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए, सब्जी और फल दोनों का उत्पादन बता दीजिए, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही है। तो जिसने बी जवाब दिया है दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। भारत का फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में, भारत का फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान माना जाता है। फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान माना जाता है। अगर आपसे पहला पूछ ले तो पहला होगा चीन का। किसका होगा? चीन का। तो जो लोग ऐसे समझ रहे थे कि चीन में तो सिर्फ सांप के पकौड़े खाए जाते हैं या ऑक्टोपस ही खाया जाता है या फिर और कुछ खाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। चीन में सब्जियां और फल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर चीन की बड़ाई नहीं करना चाहूँगा। भारत एक अनूठा देश है, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। अगला सवाल देखिए, भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए है हमारा राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हमारा पंजाब। बताइए, सरसों का उत्पादन बताना है। फिर सरसों से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा जो बार बार सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं। सरसों उत्पादन मध्य प्रदेश नहीं होगा। जिसने सरसों उत्पादन का जवाब दिया है राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सरसों अनुसंधान निदेशालय, सरसों अनुसंधान निदेशालय या सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो है सेवर भरतपुर के अंदर। भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। सेवर भरतपुर के अंदर सरसों अनुसंधान निदेशालय है। और ये यहाँ से सरसों की 3 से 4 किस्में निकली हुई है और बहुत ही अच्छी किस्में निकली है। इसलिए पूछ सकता है कि निम्न में से सरसों की किस्म कहाँ से निकली है। तो सरसों की किस्म आपसे पूछ लिया जाए तो जवाब दे देना आपको सीधा सरसों अनुसंधान केंद्र या सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर, सेवर भरतपुर। अगला सवाल देखिए क्या है। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत से स्टूडेंट को नहीं आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए, 1 हेक्टर क्षेत्रफल बराबर होता है, 1 हेक्टर क्षेत्रफल बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, 5,000 वर्ग मीटर, 2,000 वर्ग मीटर या 1,000 वर्ग मीटर। सवाल आएगा इस बार, ये पक्का आएगा सवाल। अगर सवाल आ जाए तो वापस से इस क्लास में आना, क्लास के नीचे कमेंट करके जरूर जाना कि थैंक यू सर आपने एक सवाल बताया हमें। लेकिन एक सवाल क्या मैं कह रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन आएंगे आपके जेट में और बीएचयू में 50 आएंगे और पीएटी में भी लगभग 50 से 70 के क्वेश्चन आते हैं। तो उनके आपके सब के आईसीआर सीजीपीएटी भी इसमें इंक्लूड है। तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सही ढंग से अब टॉपिक वाइज सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो और उनको सॉल्व कर लेते हो और उनका रिवीजन कर लेते हो सही एक बार ढंग से, तो मैं कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए, आपके लगभग 90 से 95 तक आपके क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन बशर्त ये है उसमें
कि पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। और आज से अब से हम ये करेंगे कि जिस भी टॉपिक पर मैं पहले सवाल या पहले टेस्ट सीरीज बनाऊंगा उस टॉपिक को मैं पहले बता दूंगा आपको कि इस टॉपिक पर अब टेस्ट सीरीज आएगी, तो पहले आप उसको थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फिर जैसे ही आप टेस्ट सीरीज में आओगे आपको सारे सवाल आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में आपका रिविज़न भी हो जाएगा और वो पूरा टॉपिक एक बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो या तो टॉपिक मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, अगर आप टॉपिक बता सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉपिक बता देना कमेंट बॉक्स में नीचे कि किस टॉपिक पर पहली आपकी टेस्ट सीरीज बनाई जाए, उसी टॉपिक पर मैं बना दूंगा। और बाकी तो आपको कहना चाहता हूं कि न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और लाइक भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, ताकि उससे क्या होगा कि जितने भी नोटिफिकेशन है वो सारे आपको मिल सके। तो इसका जो आंसर है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर कितने के बराबर होगा? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। कपास का जो रेशा होता है उसकी परिपक्वता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? कपास के रेशे की परिपक्वता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए है हमारा पोरोमीटर, ऑप्शन बी है एरिलोमीटर, ऑप्शन सी है कोलोमीटर और ऑप्शन डी है हमारा कोई नहीं। बताइए कपास के रेशे की परिपक्वता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएचयू में पूछा गया सवाल है, बीएचयू में पूछा गया सवाल है ये। बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है एरिलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। जो कपास के रेशे की परिपक्वता मापी जाती है वो एरिलोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? एरिलोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से आएगा ये सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RMO 40 किसकी किस्म है? RMO 40 किसकी किस्म है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आता है ये सवाल। चंवला, मोट, उड़द या धान? RMO 40, जिसने मोट जवाब दिया है RMO 40 का, बिल्कुल सही जवाब है। जो RMO 40 है वो किसकी किस्म है? मोट की किस्म मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारामीरा का कुल है? तारामीरा का कुल है, ऑप्शन ए है हमारा चिनोपोडियेसी, बी है कंपोजिटी, सी है क्रूसीफेरी और डी है हमारा यूफोरबिएसी। बताइए तारामीरा क्या होता है? सरसों की ही एक बहन होती है, सरसों की ही तरह होती है, सरसों पीली होती है और तारामीरा काली होती है। चिनोपोडियेसी, कंपोजिटी, क्रूसीफेरी या फिर यूफोरबिएसी। जिसने क्रूसीफेरी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। और क्रूसीफेरी अगर ऑप्शन में नहीं आए आपके और वहाँ पर ब्रेसिकेसी लिखा आ जाए तो क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी एक ही होते हैं दोनों। ऐसा ना हो कि आप क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी में वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ और कंफ्यूजन के चक्कर में सवाल गलत कर बैठो। तो क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी एक ही चीज़ है दोनों। अगला सवाल देखिए क्या है। पहले भी पूछा हुआ है ये सवाल मैंने, इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस से इंक्लूड किया है। फसलों में परीक्षण भार, जिसको टेस्ट वेट बोलते हैं, के लिए कितने दाने लिए जाते हैं? परीक्षण भार टेस्ट वेट में कितने दाने इंक्लूड किए जाते हैं? ऑप्शन ए है हमारा 100 दाने और ऑप्शन बी है 1000 दाने, ऑप्शन सी 1500 और ऑप्शन डी है हमारा 2000 दाने। बताइए परीक्षण भार टेस्ट वेट कितने दानों का लिया जाता है? वहाँ पर सवाल आएगा, क्या जवाब दोगे? जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है 1000 बीज, बिल्कुल सही जवाब है। जो परीक्षण भार लिया जाता है वो कितने बीजों का लिया जाता है? परीक्षण भार हमेशा 1000 बीजों का लिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो बीज छोटे आकार के होते हैं उनका हमेशा टेस्ट वेट लिया जाता है। जो छोटे आकार के बीज होते हैं उनका क्या लिया जाता है? टेस्ट वेट लिया जाता है। जैसे आपका तिल हो गया, आपकी सरसों हो गई, उसके अलावा जो मूंग हो गए, ये छोटे बीज हैं, इनका क्या लिया जाएगा? हमेशा से इनका परीक्षण भार या टेस्ट वेट लिया जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, इसी का भाई है छोटा, पूछा गया है यहाँ पर फसलों में बीज सूचकांक, जिसको सीड इंडेक्स बोलते हैं, के लिए कितने दाने लिए जाते हैं? फसलों में बीज सूचकांक सीड इंडेक्स के लिए कितने दाने लिए जाते हैं? ऑप्शन ए है हमारा 100 बीज, ऑप्शन बी है हमारा 1000 बीज, ऑप्शन सी है हमारा 1500 बीज और ऑप्शन डी है हमारा 2000 बीज। बताइए जल्दी से, फसलों में बीज सूचकांक सीड इंडेक्स कितने दानों का लिया जाता है? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 100 बीज, बिल्कुल सही जवाब है। फसलों में बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स जो लिया जाता है
वो हमेशा 100 बीजों का लिया जाता है। कितने बीजों का? 100 बीजों का। तो सीड इंडेक्स ध्यान रखना, 100 बीज का सीड इंडेक्स होता है और 1000 बीज का क्या होता है? टेस्ट वेट होता है। और बीज जो सीड इंडेक्स होगा वो हमेशा बड़े दानों का, जैसे सपोज दैट आपका काबुली चना हो गया, आपका मूंगफली हो गई, और आपके जितने भी बड़े बीज हैं उनका सबका क्या करेंगे? हम सीड इंडेक्स लेंगे। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। पूछा गया है यहाँ पर, फसलों में फ्लूक्लोरेलिन, जिसको बेसालिन भी बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है बुआई के बाद, अंकुरण से पहले, अंकुरण के बाद, बुआई या रोपाई से पूर्व, लेवाई प्रयोग। बताइए फ्लूक्लोरेलिन बेसालिन का उपयोग कब करते हैं? जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बुआई या रोपाई से पहले, बिल्कुल सही जवाब है। जो फसलों में फ्लूक्लोरेलिन का उपयोग किया जाता है वो बुआई या रोपाई के पहले किया जाता है, बाद में नहीं करते हैं, पहले करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बेसालिन किसका व्यापारिक नाम है या फ्लूक्लोरेलिन का व्यापारिक नाम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, तो बेसालिन है। बाजार में ये किस नाम से बिकता है? बेसालिन के नाम से बिकता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। फसलों में सस्य विज्ञान में वर्गीकरण का आधार क्या है? फसलों में सस्य विज्ञान में वर्गीकरण का आधार बताना है। वनस्पति वनीकरण, मौसम के आधार पर, आर्थिक आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। बताइए जल्दी सर, जल्दी से। सस्य विज्ञान में वर्गीकरण पूछा है, मौसम के आधार पर, आर्थिक आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, या वनस्पति वनीकरण। ए बी सी डी बताइए जल्दी से ऑप्शन। जिसने ऑप्शन दिया है आर्थिक आधार पर, बिल्कुल सही जवाब है। जो सस्य विज्ञान में वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अगला सवाल देखिए क्या है। फसलों का वर्गीकरण करना महत्वपूर्ण क्यों है? उन्नत किस्मों के उपयोग के लिए, उन्नत किस्मों की पैदावार बढ़ाने के लिए, उन्नत किस्मों की जानकारी के लिए, या उपरोक्त सभी। फसलों का वर्गीकरण करना महत्वपूर्ण क्यों है? उन्नत किस्मों के उपयोग, उन्नत किस्मों की पैदावार बढ़ाने, या फिर जानकारी। बताइए क्या होगा इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो फसलों का वर्गीकरण करना महत्वपूर्ण होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उन्नत किस्मों का उपयोग भी करना है, पैदावार भी बढ़ानी है और उनकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचानी है, इसलिए वर्गीकरण किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए? फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए? ऑप्शन ए दलहनी फसलें, ऑप्शन बी आच्छादित फसलें, ऑप्शन सी नकदी फसलें, और ऑप्शन डी रेशे वाली फसलें। फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए? दलहनी, आच्छादित, नकदी, या रेशे वाली। बताइए इसका क्या जवाब होगा। ए बी सी डी ही जवाब दे दीजिए। जिसने दलहनी जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। जो दलहनी फसलें होती हैं वो क्या करती हैं? वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे आगे आने वाली फसल क्या करती है? उनको प्राप्त कर सकती है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है? इसीलिए दलहनी फसलों को फसल चक्र में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में भी क्या करती हैं? सुधार करती है। अगला सवाल क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, फसल उत्पादन की कौन सी पद्धति में मृदा कटाव नहीं होता है? ऑप्शन ए सोडा कल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, और ऑप्शन डी मिक्स फार्मिंग। बताइए जल्दी से। फसल उत्पादन की कौन सी पद्धति में मृदा कटाव नहीं होता है? सोडा कल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मिक्स फार्मिंग। जिसने सोडा कल्चर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो फसल उत्पादन की सोडा कल्चर तकनीक होती है उसमें क्या करते हैं? उसमें हम बिल्कुल भी मृदा कटाव नहीं होता है, हमारा पूरी मृदा होती है वो आच्छादित हो जाती है वनस्पति से, और मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए 1947 में पोषक तत्वों के प्रबंधन का सुझाव किस वैज्ञानिक ने दिया था? फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए 1947 में पोषक तत्वों के प्रबंधन का सुझाव किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए है हमारा बीपी पाल, ऑप्शन बी है हमारा केसी मेहता, ऑप्शन सी स्टीपर्ट, और ऑप्शन डी विश्वनाथ। बताइए।
1947 का पोषक तत्व प्रबंधन सिद्धांत पूछ रहा है ये 1947 का, भारत आज़ाद हुआ था तब की समय की बात है ये, बताइए। जिसने ऑप्शन से जवाब दिया है स्टीपर्ट, स्टीपर्ट बिल्कुल सही जवाब है। जो स्टीपर्ट नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था 1947 में पोषक तत्वों के प्रबंधन का सिद्धांत या सुझाव दिया था। फिर इसके बाद में एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम हुआ आर्नोन। आर्नोन ने क्या किया था, आर्नोन ने आवश्यक पोषक तत्व प्रबंधन सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, आवश्यक पोषक तत्व प्रबंधन सिद्धांत। तो पोषक तत्व प्रबंधन सिद्धांत और आवश्यक पोषक तत्व प्रबंधन सिद्धांत दोनों ही अलग अलग सिद्धांत हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना आप, अलग अलग है दोनों ही। अगला सवाल पूछा है फसल व पशुपालन एक साथ करना कहलाता है। फसल उत्पादन और पशुपालन एक साथ करना क्या कहलाता है, एकल व्यवसाय, मिश्रित खेती, बहुउद्देशीय खेती या मिश्रित शस्य। बताइए, फसल उत्पादन व पशुपालन एक साथ करना क्या कहलाता है, एकल व्यवसाय, मिश्रित खेती, बहुउद्देशीय खेती या मिश्रित शस्य। आंसर बताइए क्या होगा इसका। जिसने जवाब दिया है इसका मिश्रित खेती बिल्कुल सही जवाब है। जो फसल उत्पादन और पशुपालन जब हम एक साथ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हमेशा से कहलाएगा हमारा मिश्रित खेती। उसमें क्या करते हैं, उसमें पशुपालन योगदान देते हैं फसल उत्पादन में, और जो फसल उत्पादित होती है उसको कौन खाते हैं, उसको खाते हैं पशु, और दूध उत्पादन भी होता है और फसल उत्पादन भी होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, तो दो या दो से अधिक फसल को एक साथ जब उगाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा मिश्रित सस्य या मिक्स क्रॉपिंग, मिश्रित सस्य या मिक्स क्रॉपिंग। तो मिश्रित सस्य अगर हिंदी में लिखा हुआ नहीं आता है और हिंदी में वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है मिक्स क्रॉपिंग, तो मिक्स क्रॉपिंग या मिश्र सस्य एक बात है, एक ही बात है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, फोइलिडी रोग किसके द्वारा फैलता है। फोइलिडी रोग किसके द्वारा फैलता है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। विषाणु से, जीवाणु से, माइकोप्लाज्मा से या फिर फफूंद से। बताइए, फोइलिडी रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु से, जीवाणु से, माइकोप्लाज्मा से या फिर फफूंद से। फोइलिडी रोग बताना है। ऑप्शन जिसने माइकोप्लाज्मा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। फाइटोप्लाज्मा भी इसको बोलते हैं और इसको एमेलोज के नाम से भी जाना जाता है। फाइटोप्लाज्मा या एमेलोज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और ये तिल के अंदर रोग फैलाता है। फोइलिडी रोग किसमें होता है, तिल के अंदर होता है। अगला सवाल देखिए, वही आ गया वापस से, फोइलिडी रोग किस फसल से संबंधित है, तो जवाब क्या हो जाएगा, तिल। फोइलिडी रोग किससे संबंधित है, तिल से संबंधित है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, चने की बीजे को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं। चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है। ऑप्शन है अजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, और ऑप्शन सी है हमारा एजोला, और ऑप्शन डी है राइजोबियम। एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एजोला या फिर राइजोबियम। चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करेंगे, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है राइजोबियम बिल्कुल सही जवाब है। जो राइजोबियम कल्चर होता है उससे हम सभी दलहनी फसलों को उपचारित करते हैं, क्योंकि राइजोबियम कल्चर क्या होता है, उसके अंदर राइजोबियम जीवाणु होते हैं। राइजोबियम जीवाणु जड़ों में पहुंच जाते हैं, जड़ों में पहुंचने के बाद में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और उत्पादन भी हमें अच्छा प्राप्त होता है। तो राइजोबियम क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये राइजोबियम जाएंगे और अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे जड़ों के पास जाकर, फिर ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। अगला सवाल देखिए, बस इतने ही सवाल हैं आज, इतने ही करेंगे। फिर भी काफ़ी क्लास अच्छी थी हमारी, स्टूडेंट भी कोई खास नहीं है। देखिए मैंने कल BHU और जेट की क्लास देखी थी, स्टूडेंट हालत बहुत ख़राब है, अभी तक स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट नहीं आएंगे तो फिर आप सब बोलते हो कि सर क्लास चलने दीजिए चलने दीजिए, कैसे चलने देवें जब क्लास में स्टूडेंट ही नहीं आ रहे हैं, तो कैसे चलने देवें क्लास को। और फिर बता देता हूँ, केमिस्ट्री क्लास जल्दी ही चालू होने वाली है, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिए। और अगर न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज आएगी। एक टॉपिक पर बता देना आप मेरे को कि कौन सा टॉपिक है, उस पर सबसे पहले टेस्ट सीरीज लानी है। और ये क्लास आपको कैसी लगी इसका कमेंट करके किए बिना मत जाना। आप बिना कमेंट किए बिना चले जाते हो, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि किस प्रकार की क्लासेस चल रही हैं हमारी।
और अभी शाम को 5 बजे मिलेंगे, फिर से जेट का पेपर सॉल्व करेंगे, फिर वापस से 6:30 बजे BHU का पेपर सॉल्व करेंगे, और शाम को सही 8:30 बजे हम क्या करेंगे, 8:30 बजे हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान का टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करिए, और जो टेस्ट सीरीज है उसका टॉपिक मुझे बता देना। टेस्ट सीरीज का टॉपिक बताना है आपको। एग्रीकल्चर की जो टेस्ट सीरीज है उसका फर्स्ट टॉपिक कौन सा लिया जाए वो बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ में ये भी बताना कि केमिस्ट्री का टाइमिंग अभी तक भी सेट नहीं हुआ है, तो केमिस्ट्री का टाइमिंग बताइए मुझे जल्दी से, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बस मिलेंगे शाम को सही 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।